सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। सभी साथियों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में अभी की जो वर्तमान सोच चुनाव 2024 के संबंधित बात करने के लिए आया हूं। साथियों, अभी जो चुनाव की जो इस भागदौड़ में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतार रही हैं और वो ये चाहती हैं कि हमें वोट मिल जाए, हमें वोट मिल जाए। आखिर हमारे मन में एक दुविधा रहती है कि हम आखिर वोट किसको दें, किसको चुनकर लेके आए जो हमारे लिए लाभकारी हो, हमारे परिवार के लिए लाभकारी हो और हमारे समाज के लिए लाभकारी हो, हमारे देश के लिए लाभकारी हो। लेकिन ऐसी समस्या जो आज के टाइम धर्म की राजनीति हो रही है, जाति की राजनीति हो रही है, तो ऐसे समय हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर हम किसको वोट करें और किसको ना करें। तो इन सब के बीच मैं चर्चा करने के लिए आज आया हूं। जैसा कि हम आप लोगों के सामने ये पहले तो ये बात रखना चाहता हूं कि अभी वर्तमान सरकार जो कि मोदी सरकार, आपने देखा होगा जगह जगह रोडों पर, गलियारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं, बैनर लगे हुए हैं। उन बैनरों पर साफ साफ लिखा है फिर एक बार मोदी सरकार। तो क्या जो मोदी सरकार इस तरीके का जो प्रचार प्रसार कर रही है, क्या उचित है? अभी आचार संहिता लगी है और आचार संहिता के बावजूद जगह जगह जो बोर्ड बैनर्स वगैरह में इस तरीके का प्रचार केवल और केवल बीजेपी सरकार कर रही है और कोई पार्टी इसका प्रचार प्रसार इतना नहीं कर रही है। तो अभी हम चर्चा करते हैं कि आखिर हम वोट किसको दें। ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारी सोच इस समस्या को हल करने के लिए रखी जा रही है और मैं आप लोगों के बीच इस समस्या का समाधान करने में शायद कामयाब हो सकूं। हो सकता है मैं आपकी सोच तक पहुंच सकूं। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आखिर हम वोट किसको दें। हमारे सामने बड़ी बड़ी पार्टियां तीन ही प्रमुख हैं हमारे देश के अंदर, भाजपा, कांग्रेस और बसपा। अब हमारे सामने जो समस्या आती है कि आखिर वोट किसको दें। आज के टाइम जो राजनीति हो रही है, धर्म और जाति की राजनीति हो रही है। क्या धर्म और राजनीति का जो कोई मेल खाता है? क्या एक प्रधानमंत्री जो कि देश की जनता को, देश के भागदौड़ को संभालने के लिए चुना जाता है जनता के द्वारा, और वो प्रधानमंत्री अपने इस कार्य को करने में कितना सक्षम होता है, इसका आप लोग सोचने के लिए और उन आकलन को करने के लिए जो कि अभी तक जो है प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने क्या सोच बनाई, जनता के लिए क्या क्या कार्य किए, उस पर चर्चा कर रहा हूं। साथियों, सबसे पहले हमारे सामने किसानों का जो एक मुद्दा सामने आया था, एमएसपी का। जनता ने कितनी अधिक जो विरोधाभास की स्थिति बनाई और उस विरोधाभास की स्थिति के बाद लगभग लगभग 1.5 साल बाद एमएसपी का जो कानून है उसे वापस नहीं लिया, उसे पेंडिंग में डाल दिया, अभी उसको खत्म नहीं किया है। तो सबसे बड़ी समस्या जो किसानों के सामने ये आई, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश, जिसकी आबादी 70% और 70% आबादी जो किसान परिवारों की है, किसानों की समस्याएं हैं। किसान अपनी समस्याएं अगर रख सकते हैं तो केवल और केवल कृषि से संबंधित जो आमदनी होती है उसके आधार पर। तो क्या इसमें सरकार कामयाब हुई है? दूसरी समस्या है शिक्षा की। हमारे देश में शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या, हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े वर्ग जो कि शिक्षा से आज भी वंचित हैं
उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया। आज़ादी के 76 साल के बाद भी हमें वो शिक्षा का जो अधिकार मिलना चाहिए था, उससे हम आज भी वंचित हैं। क्यों? क्योंकि सरकारों की नीतियां उतनी बढ़िया नहीं रही जो कि हमें शिक्षा का अधिकार मिल सके। उससे अगला जो आ जाता है, जो समस्या बहुत बड़ी आ जाती है शिक्षा के बाद, स्वास्थ्य की। क्या जो सरकारें हैं वो हमें स्वास्थ्य में लाभ पहुंचा पाई हैं? कांग्रेस ने हॉस्पिटल बनवाए, लेकिन वो काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराने हो गए, काफ़ी वर्ष हो गए, क्योंकि 76 साल का हमारा इतिहास ये बताता है कि जैसे जैसे तकनीक ने विकास किया, उस विकास के दौर में क्या जो हमारे हॉस्पिटल हैं उतने अधिक उनको वैज्ञानिक स्थिति के अनुसार हमारे लाभ के लिए बनाया गया, तैयार किया गया या नहीं किया गया? उनमें जो तकनीकी उपकरण हैं उपलब्ध कराए गए या नहीं कराए गए? उसके बाद आ जाता है हमारा विषय रोजगार। क्या जो सरकारें अब तक रही, चाहे कांग्रेस की कहो या मोदी सरकार कहो, इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए क्या काम किए? हमें ये सोचना पड़ेगा। रोजगार के क्षेत्र में कांग्रेस ने अब तक जो भी शासन किया था, उस शासनकाल में कांग्रेस ने कंपनियों को बनाया था, कंपनियों की बिक्री नहीं की थी। लेकिन अभी वर्तमान सरकार क्या कर रही है? जो कंपनियां अब तक बनी, उन सभी कंपनियों को धीमे धीमे करके उसने निपटा दिया, अर्थात उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया और कॉन्ट्रैक्टर को इसका सीधा लाभ पहुंचा दिया। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर इसी सरकार के वो नुमाइंदे, इसी सरकार के वो चाटुखोर लोग जो कि सरकार की चाटुकारिता करते हैं, उन्हें लाभ इसी सरकार के द्वारा पहुंचाया गया। और सभी ठेके आप देखें, केवल और केवल बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं के हाथ में है। क्या ये ठेके दूसरे किसी व्यक्ति के हाथ में गए? नहीं गए। उसके बाद आ जाती है महंगाई। ये सरकार जो कि महंगाई के नाम से जनता का वोट लेती आई और जनता को गुमराह करती आई। क्या महंगाई, आप सोचें कि 76 साल के इतिहास में कब महंगाई इतनी रही जो कि आज है? मजदूर की मजदूरी आज भी नहीं बढ़ी। मजदूर आज भी उसी मजदूरी में काम कर रहा है जो 10 साल 15 साल पहले काम करता था। उसके लिए ना तो कोई बच्चों की स्वास्थ्य की व्यवस्था, ना ही उनकी शिक्षा की व्यवस्था और ना ही उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था। तो कहने का मतलब है, जो मजदूर का बच्चा है वो मजदूर ही रहेगा, उसका परिवार मजदूरी करते करते ही समाप्त हो जाएगा, उसका कहीं कोई विकास करने वाला नहीं हुआ। उसके बाद आ जाते हैं कर्मचारियों की पेंशन। क्या अब तक की सरकारों ने कर्मचारियों की पेंशन लागू की थी या उसको समाप्त किया था? आप सोचिए कि जब जब बीजेपी सरकार आई, कुछ ना कुछ ऐसे काम हुए जो कि जनता विरोधी कार्य कहलाते हैं। इसी जनता विरोधी कार्य में कर्मचारियों की पेंशन की भी बात की जाती है। कर्मचारियों की पेंशन इसी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में समाप्त कर दी। अगर सरकार इतनी ही हितकारी है जनता की, तो सबसे पहले अपने उन मंत्रियों की, एमएलए एमपीओ की पेंशन को खत्म करना चाहिए, जो कि केवल और केवल सरकार के लिए चुन के आते हैं, जनता के लिए चुन के आते हैं और जनता की सेवा के लिए आते हैं। वो कोई लाभ का पद नहीं होता, लेकिन ये लाभ का पद लेते हैं। तो सबसे पहले पेंशन सरकार को बंद करनी चाहिए थी। अपनी पेंशन, मोदी सरकार को अपनी पेंशन बंद करनी चाहिए थी। एमएलए एमपी जितने भी बने हैं उनकी पेंशन बंद करनी चाहिए थी। उन्हें रोजगार या जो है जितने भी भत्ते मिलते हैं वो उनके बंद होने चाहिए थे। उन्हें सुख सुविधाएं जितनी मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए थी। क्योंकि आप ये देखिए कि पेंशन, वो जितने बार एमएलए एमपी बनते हैं उतने बार की उन्हें पेंशन मिलती है। एक सरकारी कर्मचारी
एक बार जीवन में नौकरी करके आता है और केवल एक ही नौकरी की पेंशन लेने का हकदार होता है। तो फिर ये एमएलए एमपी बार बार चुन के बार बार पेंशन क्यों लेते हैं? उसके बाद आती है महिलाओं के सम्मान की बात। क्या मोदी सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला? नहीं मिला। मोदी सरकार में महिलाओं को सम्मान भी नहीं मिला। जगह जगह अपमान हुआ, उनके बलात्कार किए गए और ये सरकार देखती रही। बलात्कारी कोई और नहीं, बलात्कारी इसी सरकार के एमएलए एमपी बने। उसके शिकार उन महिलाएं जो कि शिकार हुई एमएलए एमपी के, या तो जो है कर्मचारी हैं, एमएलए एमपी के कोई रिलेटिव हैं, एमएलए एमपी या तो खुद इन्वॉल्व हैं। तो आप देखिए महिलाओं को भी ये सरकार ने सम्मान नहीं दिया। छोटे व्यापारियों को, जो कि इन्होंने वादा किया था कि छोटे व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, आज देखिए छोटे व्यापारियों को इस सरकार ने समाप्त कर दिया, उनके व्यापारों को खत्म कर दिया और वो किसी तरीके से अपने व्यापार को चला रहे हैं। तो आप इन सब बातों को देखकर आप ये सोचिए कि क्या ऐसी सरकार हमारे लिए आनी चाहिए? जो सरकार हमें जुमले देती रही, जिस सरकार ने हमें 10 साल तक जुमले दिए, 10 साल तक वो हमसे झूठ बोलती रही, 10 साल तक उन्होंने हमें गुमराह रखा, हमें केवल और केवल एक चावल और गेहूं पर 10 किलो या 5 किलो चावल या गेहूं पर उन्होंने आत्मनिर्भर कर दिया। क्या हमें ऐसी सरकार चाहिए? अगर यही सरकार हमारी हितैषी होती तो इन्हें इतना प्रचार प्रसार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि 10 साल का शासनकाल वही मोदी सरकार, वही मोदी जो ये कहते थे कि इतने साल कांग्रेस को दे दिए तो अब हमें आजमा कर देखिए। तो जनता ने आजमाया। 84 करोड़ हमारे देश की जनता लाइन में लगकर एक राशन के लिए भीख मांग रही है। जीवन यापन करने के लिए जिसके पास रोजगार नहीं है, वो जनता मोदी सरकार से आह्वान कर रही है। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ 3 पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस और बसपा। तीसरी पार्टी जो कि बसपा की, केवल उत्तर प्रदेश सरकार बनी। उत्तर प्रदेश सरकार में बसपा ने अपना शासनकाल कैसा चलाया, आपको आकलन करना जरूर चाहिए। कांग्रेस, भाजपा और बसपा, इन तीनों पार्टियों को अगर हम देखते हैं तो सबसे उत्तम शासन बहन मायावती जी का रहा। मायावती जी ने अपना शासन उत्तम चलाया और किसी भी तरीके से जनता को नुकसान नहीं पहुंचा। जनता के हित में रही सरकार उत्तर प्रदेश की। और उनके शासनकाल में जो भी भर्तियां हुई वो परिणाम तक गई। जिस भर्ती को निकाला उस भर्ती को पूर्ण किया और आज जॉब को कर रहे हैं लोग जो उस समय भर्ती हुए। अब आ जाइए भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार में जितनी भी वैकेंसी निकली या तो फ्रॉड हुई, उन्हें बीच में ही बंद कर दिया गया, या फिर एग्जाम ले लिया, पैसा ले लिया फार्म का, करोड़ों करोड़ करोड़ों रुपए जनता के ऐंठ के अपने खजाने भर लिए और उन्हें रोजगार नहीं दिया, उनके साथ धोखा किया। उससे पहले कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस सरकार आज अब आकर विरोध कर रही है, वो इसी कांग्रेस सरकार ने पहले शासन चलाया, लेकिन कहीं भी बहुजन परिवारों को, बहुजनों को हक अधिकार नहीं दे पाई। अगर बहुजनों को हक अधिकार देने का काम किया तो केवल और केवल बहन मायावती जी ने। तो हमें जो शासन सत्ता की तरफ अगर देखना है तो बीएसपी के सिवाय हमारे सामने कोई और सरकार ऐसी नहीं दिखाई देती जो कि हमें लाभ प्रदान कर सके। तो आपको सोचना है, आपका वोट, आपका अधिकार। आपको देखना है कि किस सरकार के काल में आपको उत्तम शासन मिला
उत्तम शिक्षा मिली, उत्तम स्वास्थ्य मिला, उत्तम रोजगार मिला, उत्तम व्यापार मिला। ऐसी सरकार को चुनकर लाएं 2024 के लिए और 2024 में उस सरकार को विजयी बनाएं। आपको आकलन अवश्य करना चाहिए भाजपा, कांग्रेस और बसपा के शासनकाल का। तो अगर आकलन मेरा जो है आपको कहाँ तक लगा उचित, मेरा आकलन करने का जो तरीका आपको अगर उचित लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय भीम।